नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये बिहार स्पेशल का महासंग्राम चल रहा है और इस गुप्त काल में बिहार पढ़ेंगे। दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से यानी पूरा बिहार स्पेशल से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और आने वाले समय में यहां से बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। इसलिए बेहतरीन तरीके से समझिए क्योंकि यह आपकी जो है बहुत बड़ा गेम चेंज करेगा आपके एग्जाम में। और इससे पहले हमने आपको वैदिक काल और बिहार पढ़ा चुका हूं, महाजनपद काल पढ़ा चुका हूं, प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य काल में बिहार, बराबर की गुफाएं एवं नागार्जुन की गुफाएं, मौर्योत्तर काल में बिहार पढ़ा चुका हूं और आज जो सेशन पढ़ाने वाला हूं वो गुप्त काल में बिहार। अगर ये सारे के सारे वीडियो आपको देखना है और बच्चों की तरह समझना बिहार स्पेशल और आसानी से सब कुछ याद रखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक आपको नहीं मिल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है तो 7667754771 पे आप किसी भी टाइम में मैसेज छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो मैं यहां पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ध्यान रहे कॉल मत कीजिएगा, कॉल लगेगा भी नहीं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि यहां जब भी हम लोग पढ़ें तो एक चीज स्टार्टिंग से ही बताता हूं कि ऐसा पढ़िए ना कि जमाने में कोई आपके जैसा ना पढ़ा हो। पढ़ने वक्त पूरा दिल से पढ़िए। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, 30 नंबर का मामला है, आप इसको आसानी से या हल्के में लेने की कोशिश कीजिएगा तो एग्जाम भी आपको हल्के में लेके उठा के बाहर फेंक देगा। बस इतना सा ही कहूंगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे यह होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल में बिहार बहुत दिन से छोड़े हुए थे लेकिन आज के बाद अब कंटिन्यू रहने वाला है, बस आपका प्यार चाहिए। मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घ काल तक भारतवर्ष में किसी एक वंश के शासन के अधिक नहीं आ सका। अब इस कमी को जो है गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक व्यवस्था के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग जो है प्रशस्त किया। फलतः भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और कई स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करना। कहने का मतलब यह कि मौर्य काल के पतनोपरांत जब मौर्य काल समाप्ति हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक तक के टाइम तक का जब मौर्य काल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका, मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा चुका था, उसके बाद तक दीर्घकालिक तक बहुत दिनों तक भारतवर्ष में किसी एक वंश के शासन के अधिक नहीं आ सका था। उसके बाद बहुत समय तक किसी एक वंश के शासन के अधीन नहीं आ सका था। इस कमी को जो है गुप्त शासकों ने पूरा कर दिया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक व्यवस्था के अधीन करके आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया और आगे चल के गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहा गया है। यानी गुप्त यानी क्या? गुप्त मतलब क्या है? अगर सोना लेना है तो पूरी तरीके से क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, यानी क्या, गुप्त हो जाओ। ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, यानी कि पूरी तरीके से गुप्त हो जाओ। सफलता चाहिए तो शांत हो जाओ, यानी क्या, पूरी तरीके से गुप्त हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, तो सफलता खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। तो याद रखिएगा, अब जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं है। गुप्त मतलब स्वर्णकाल, गुप्त गुप्त, बस मूवी के नाम से भी आपको याद होगा गुप्त, यानी कि गुप्त किस लिए होता था? सोना की खजाने के लिए। बस याद रखिएगा, यानी स्वर्ण काल गुप्त काल में हो गया। चलिए आते हैं आगे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट जो है कौशांबी में हुआ था और गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य जो था वो आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त कुषाणों के सामंत थे और प्राचीन भारत में जो द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगा का जो मैदान था, क्योंकि इसी क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ था और मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो नष्ट हुई राजनीतिक एकता को जो है पुनर्स्थापित करने का श्रेय जो है वो गुप्त वंश को ही जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव जो है 3री शताब्दी के चौथे दशक, ध्यान रखिएगा, 3री शताब्दी के चौथे दशक, चौथे दशक का मतलब दशक में 10 होता, 4 में चौथे यानी कि 40,
40 में, तथा इसका उत्थान जो है चौथी शताब्दी में यानी 400 में शुरुआत में हुआ था। और इस वंश के शासक का विवरण जो है निम्न तरीके से नीचे होगा। अब इसको एक बार समझ लेते हैं क्या है ये। गुप्त साम्राज्य का उदय जो होता है वो तीसरी सदी के अंत में होता है। तीसरी सदी का जब समाप्त होता है तो गुप्त साम्राज्य का क्या होता है, ये उदय होना शुरू होता है। ध्यान रखिएगा। और ये कहां पे होता है, तो प्रयाग के निकट कहां पे, कौशांबी, यानी कि कौशांबी कहां पे है, तो प्रयाग के निकट। प्रयाग कहां पे, तो उत्तर प्रदेश के निकट। और गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य जो होता है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में। यही क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा, जाके प्रीवियस ईयर देख लीजिए बीपीएससी का, या फिर यूपीपीसीएस का देख लीजिए, एमपीपीसीएस का देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है कि गुप्त वंश का जो है प्रारंभिक क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र दोनों मिलकर फैला हुआ था। यह बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना। गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे, यानी गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। और प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र, जब प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ तो उससे जो संबंधित क्षेत्र गंगा का जो मैदान था, क्योंकि इस क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ। हम लोग जो है जैसे यूपी बिहार वाले जो हैं, ये सब कौन से क्षेत्र में है, तो गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में हम लोग क्या है, बसे हुए हैं। यानी बगल में क्या है, गंगा नदी चलती है, तो ये वाला क्षेत्र जो है उपजाऊ भी होता था। और उस टाइम में जो है अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति से देखें तो सामान का जो है निर्यात और आयात दोनों जो है आसानी तरीके से होता था। कृषि का भी जो है अच्छे तरीके से क्या होता था, पैदावार भी होती थी। लोग जो है खुशहाल रहते थे, हर तरीके का अन्न की व्यवस्था थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह क्षेत्र शुरू से ही जो है डेवलप रहा है। तो इसी क्षेत्र में क्या होता है कि आपकी राजनीतिक एकता का पुनर्स्थापन करने का श्रेय गुप्त वंश को ही जाता है। और गुप्त साम्राज्य की नींव जो है तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में, और इसका उत्थान जो है चौथी शताब्दी के शुरुआत में हो जाता है। और इस वंश के शासक को निम्न है। अब सबसे पहला शासन श्रीगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीगुप्त को अच्छे से समझना है। चलिए आइए अच्छे से समझते हैं क्या है। अगर समझ में आपको नहीं आ रहा या किसी भी तरीके का डाउट आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, या फिर आप जाके वहां भी मैसेज छोड़ सकते हैं, वहां भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हां, आप मैसेज जरूर छोड़िए ताकि मुझे पता चले कि वाकई में आप देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो इसको बंद कर दिया जाएगा, जरूरत ही क्या है, क्योंकि हम तो आपके लिए शुरू कर रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी शुरू करते हैं। खुद के लिए कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए शुरू करते हैं ताकि आप जो है इधर उधर आप ट्यूशन में लाखों रुपया ना बहा पाए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव में हैं, उनको जो है शहर आने में मुश्किल होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को देखना, इसी से पढ़ लेना और आसानी से एसडीएम की कुर्सी तक पहुंच जाना। चलिए, श्रीगुप्त क्या है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना जो है 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। कब, तो 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना किया, गुप्त वंश की। श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व एवं सारनाथ क्षेत्र में 240 से 280 तक जो है शासन किया। और श्रीगुप्त के पश्चात 280 से 319 ईस्वी तक इसके पुत्र जो थे घटोत्कच ने शासन किया। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठ सकता है स्टूडेंट के, सर ये ईस्वी कैसे याद होगा। ईस्वी जरूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि इसमें आप ही से सही गलत नहीं, सारे लोगों से गलत होगा। और यहां भी निगेटिव तो है नहीं, तो निगेटिव अगर नहीं तो एक बार कम से कम देख तो लीजिए। इसमें पे ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन जिस चीज पे फोकस करना उसमें भी तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है, जो करना चाहिए उसमें भी आप सही से नहीं है, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है उसमें आप दिमाग जरूर लगाते। सर ये कैसे होगा, डेट याद नहीं होता, इतने फैक्ट हैं कैसे याद होगा। सारे लोग बन रहे हैं, आपका भी उतना ही अधिकार है बनने का, बस आप पकड़िए करना कैसे। तो यानी कि प्रयाग प्रशस्ति है, उसी के अनुसार यह पता चलता है कि गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी पूर्व में श्रीगुप्त ने की थी। और श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व में सारनाथ क्षेत्र पर 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया था। और श्रीगुप्त के पश्चात 280 से 319 ईस्वी तक उसका पुत्र जो था घटोत्कच, उसने शासन किया। अब आते हैं श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच की बारी आती है। चलिए आते हैं घटोत्कच पे। घटोत्कच क्या, 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। घटोत्कच जो था श्रीगुप्त का पुत्र था, बस इतना इंपॉर्टेंट रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कभी कभी पूछता है कि घटोत्कच जो है किसका पुत्र था या श्रीगुप्त का पुत्र कौन था, तो घटोत्कच याद रखना है। क्लियर। यह 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक जो है बना रहा। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी और प्रभावती गुप्त के पूना, ध्यान रखिएगा, गुप्त के पूना और रिद्धपुर ताम्र
ताम्रपत्र के अभिलेख से घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम जो है राजा बताया गया था। कहने का मतलब इसमें सिर्फ इतना आपको याद रखना कि घटोत्कच जो था वो श्रीगुप्त का पुत्र था, यानी कि श्रीगुप्त का पुत्र जो था वो घटोत्कच था। एक तो आपको ये याद रखना होगा। दूसरा, इसने महाराजा की उपाधि धारण की, ये याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूना और रिद्धपुर, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ना तो सब कुछ दे देता है, बुक जो बनाता है वो क्या करता, कोशिश करता जितना मोटा हो जिससे ज्यादा कीमत पे मार्केट में चल सके। लेकिन एक टीचर का मतलब होता है कि आप उस बात को बताइए स्टूडेंट को जो सिर्फ उस पॉइंट पे ज्यादा कंसंट्रेट कर सके और आसानी से जो है क्रैक कर सके। तो यहां पे पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो है घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बता रहा है। कौन? तो पूना और रिद्धपुर। कभी कभी पूछ सकता है रिद्धपुर ताम्रपत्र के अनुसार जो है किसको प्रथम राजा जो है बताया गया है, तो ऑप्शन दे देगा घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद गुप्त श्रीगुप्त को बता देगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही रहेगा, अगर पता घटोत्कच तो मारिएगा, नहीं तो फिर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। यहां से क्वेश्चन निकलने वाला है बाहर, याद रखना है आपको। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि 319 से 355 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त प्रथम जो था यानी कि चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली का सबसे पहला स्वतंत्र शासक बना। सबसे पहला स्वतंत्र शासक कौन बना था गुप्त वंश का? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा। अब आगे, चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया था। तो गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन से वंश को? तो गुप्त वंश को, ये तो पता है। लेकिन गुप्त वंश में किसके शासन काल को जो है स्वर्ण काल कहा गया? तो आपको याद रखना होगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम को शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। याद रखिएगा ना, याद रहेगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट में। पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। राज्य के यानी चंद्रगुप्त प्रथम के जो राज्य का विस्तार कैसे था और कितना था, तो ये जो मुझे मिलती है वो कहां से मिलती है? तो पुराणों से या फिर प्रयाग प्रशस्ति से ही ये जानकारी मिलती है, ये याद रखना है वो आपको। नेक्स्ट है कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। उसके बाद कुमार देवी से विवाह कर लेते हैं चंद्रगुप्त प्रथम और वहीं से वैशाली राज्य जो है दहेज के रूप में उन्हें दे दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशांबी तथा कौशल के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में जो है स्थापित किया। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? कौशांबी को तथा कौशल के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी कहां बदल दिया? तो पाटलिपुत्र में जाके बदल के यानी स्थापित कर दिया। अब आपको कमेंट के थ्रू मुझे यह बताना है कि कौशांबी और कौशल वर्तमान में कौन से राज्य में है। जरा कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि हां वाकई में आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्या कहता है? गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश में सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के चलाए। तो जो सोने के सिक्का चलाएगा उसी का तो काल जो रहेगा वो स्वर्ण काल रहेगा। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रटने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिमाग के अंदर है, बस थोड़ा सा स्टेप उठाइए। यानी सोने का सिक्का कौन चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। अब किसके टाइम में जो है स्वर्ण काल था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में जो है गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन से वंश को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त वंश को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। सब कुछ क्लियर हो रहा है? इसके प्रथम जो है स्थापित करता कौन है? तो आपको बताना होगा श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा हुए, उसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बारे में। अब देखिए यहां पे गुप्त वंश ने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के चलाए और इन सिक्के पर एक तरफ चंद्रगुप्त ने कुमार देवी यानी कि राजा रानी के चित्र बनाए हुए, जबकि दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी की आकृति थी। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त ने जो सोने के सिक्के चलाए उसके पीछे जो छपा हुआ तस्वीर था कौन सी देवी देवताओं का था? तो अगर पता होगा कि लक्ष्मी जी तो आप बता पाइएगा और ऐसे भी याद रह जाएगा अब, क्योंकि सिक्के जो होती है
मुद्राएं जो होती है वो लक्ष्मी माता के नाम से होती है, तो जरूरत ही नहीं है रटने का। अरे रटते हो तो वो हैं जो समझते नहीं है, आपको तो मैंने समझा दिया हूं, रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए अब आते हैं आगे, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत का नेपोलियन अगर पूछा जाए तो आसानी से आपके दिमाग में सबसे पहला नाम जो गूंजता होगा वो समुद्रगुप्त को गूंजता होगा। क्लियर हो रहा है ना? चलिए आते हैं आगे पढ़ाते। 335 से लेकर 375 ईस्वी तक का जो शासन किया गया गुप्त काल में, गुप्त वंश में, वो समुद्रगुप्त का ही समय था। समुद्रगुप्त का जन्म जो है लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। इसका मतलब ये क्या हुआ, इनके पिताजी का क्या नाम हुआ, तो चंद्रगुप्त प्रथम। उनकी शादी किनसे हुआ था, तो कुमार देवी से, और उसके बदले में दहेज क्या मिला था, तो वैशाली। सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? कहीं कोई कंफ्यूजन? अरे हिस्ट्री में कंफ्यूजन इसलिए होता है ना कि आप फील नहीं कर पाते हो। हिस्ट्री का मतलब है कि जहां पे हम ले जाके बताने की कोशिश करते हैं, आप वहां खड़ा होकर देखो कि ऐसा गुजर रहा है पूरा दृश्य, और वहां पे सुजीत सर बता रहे हैं और हम खड़े हैं। सच्ची बता रहा हूं, तभी हिस्ट्री समझ में आएगा, वरना हिस्ट्री तो लेकर डूब जाएगा। आपको फील कीजिए कि अभी आप कहां गए हैं। तो देखिए कि यहां पे जो है चंद्रगुप्त प्रथम है। अब शादी किससे कर रहा है, तो कुमार देवी से कर रहा है, यानी दोनों की शादी हो रही है। शादी अब गांव में भी देखते होंगे कैसे शादी होती है। शादी के बदले आज के डेट में क्या होता है भाई, बिना 4 व्हीलर की तो शादी होगी नहीं। और 4 व्हीलर में क्या कहा जाता है कि भाई होंडा सिटी मिलेगी तभी शादी करेंगे। और थोड़ा गरीब जो रहते हैं लोग, वो क्या कहते हैं, भाई हमें 2 व्हीलर चाहिए। क्या चाहिए भाई, तो बुलेट तो हमको कम से कम चाहिए। तो डिमांड है। तो उस टाइम में जो मिला है, क्या मिला है, तो भाई मुझे तो हर हालत में वैशाली चाहिए। वैशाली मिल जाता है। उसके बाद यही कुमार देवी के गर्भ से जो पैदा होते हैं वो होते हैं समुद्रगुप्त। एकदम सब कुछ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारने वाले को मारने दीजिए, आप इनक्रेडिबल परिवार के हैं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं आगे। इन्हें जो है परिक्रमांक कहा गया है, किनको, तो समुद्रगुप्त को। अब आगे, समुद्रगुप्त के शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। कहने का मतलब कि एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल जो है स्वर्णकाल कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ उसके पुत्र समुद्रगुप्त के जो शासनकाल है वो राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट काल माना जाता है। चलिए आगे आते हैं। अब हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में। अब कई जो नए स्टूडेंट होते हैं, इसलिए बार बार रिपीट करता हूं एक ही बात, क्योंकि लगता होगा सुजीत सर हर बार तो यही बात, इसीलिए क्योंकि हम लोग के परिवार में और नए नए सदस्य आ रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सुजीत सर आप ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आप जो है 100-200 रुपया खर्च कीजिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाइए और वहां से देखिए, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ये सब चीज पे आपको फोकस करना होगा। पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि उतना ही पढ़ना है जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। यानी कि हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। कौन, तो हरिसेन। हरिसेन जो था वो कवि भी है और मंत्री भी है, और किसके काल में है, तो समुद्रगुप्त के काल में। नेक्स्ट आते हैं, हरिसेन के द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्त है उससे समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती है। अब जो ये बताते हैं आपको कि प्रशस्ति ये क्या है, यहां पे जो है एक तरीके से आज भी अगर अभी बताओ, ऐसे एनसीआर टीम तो आपको समझा चुका हूं कि जब भी कोई रोड बनती है, आप देखते होंगे रोड बनती है तो शिलान्यास होता है, तो उस रोड पे शिलान्यास जो पत्थर रखा जाता है उस पे लिखा जाता है इनके चर कमलों से ये रोड बना है। अलग बात है किनके से बना हुआ है, लेकिन वहां पे जो लिखा होता है उसी तरीके से प्रशस्तियां होती थी। उस टाइम में जो भी राजा करते थे उनके बारे में लिखा जाता था कि हाँ इनका राज्यारोहण कैसे हुआ, इनका विजय कैसा हुआ है, इनका साम्राज्य का विस्तार कैसा था, इनके पुत्र कैसे थे, इनकी शादियां कैसे हुई थी, एवरीथिंग उसके अंदर लिखा होता था। वहीं से पता चलता था इनके बारे में जानकारियां। जैसे अगर आप मेरे बारे में जानकारियां लेना चाहेंगे तो कहां से मिलेगा, तो आपको इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी जाइए, वहां से पूरा इतिहास मिल जाएगा। आपके बारे में जानकारी लेना तो कहां से हम लेंगे, आपके घर जाएंगे, आपके मम्मी पापा से मिलेंगे, वहां से पता चलेगा कि अच्छा आपका बच्चा जो है ये करता था, ये किया था, ये किया, आज वहां तक पहुंचा हुआ। सेम कहानी है। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट। बाणभट्ट का जन्म जो है बिहार के औरंगाबाद जिले के हंसपुरा प्रखंड में हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बाणभट्ट का जन्म जो है बिहार के कौन से जिले में हुआ। बिहार का तो रहेगा तो टिक मार देगा सब कोई, लेकिन बिहार के कौन से जिले में हुआ है तो आपको याद रखना होगा कि औरंगाबाद जिले में हुआ है। अब मुझे कमेंट करके यह बता दीजिए कि औरंगाबाद बिहार के नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है। बस मुझे यह कमेंट करके मिलना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसने? तो समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि, यानी पूरा का पूरा खेल अभी समुद्रगुप्त का ही चल रहा है। समुद्रगुप्त के लगातार विजय अभियान को देखते हुए बीए स्मिथ, याद रखिएगा बीए स्मिथ, उसे जो है भारत का नेपोलियन की उपाधि दी। तो बीए स्मिथ तो नहीं पूछता है, लेकिन यह जरूर पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि लगातार उसका विजय अभियान जो है सिलसिला जारी था, हारता ही नहीं था, इसीलिए उसे कहा गया था भारत का नेपोलियन। वैसे ही जैसे फ्रांस का नेपोलियन था, पूरे के पूरे यूरोप में, अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया में एक परचम हिला दिया था। वो अलग बात था, फिर से जो है नेपोलियन की स्थिति खराब होती है और फ्रांस की जो है डूबते हुए सूरज का एक धीरे धीरे अस्त हो जाता है उसकी सूरज। लेकिन खैर चलते हैं, आते हैं यहां पे बिहार स्पेशल में। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला उच्च कोटि का विद्वान था तथा विद्या का उदार संरक्षक था और उसे कविराज भी कहा गया। किसको? तो समुद्रगुप्त को। असाधारण सैनिक था, योग्यता वाला था, विद्वान भी था, विद्या का उदार संरक्षण भी था, इसीलिए इसे कहा गया है कविराज। किसको? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको? तो समुद्रगुप्त को। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया किसको? तो समुद्रगुप्त को। क्लियर हो रहा है ना? और एक इंपॉर्टेंट, बाणभट्ट का जन्म कहां? तो औरंगाबाद में। हरिसेन कौन? तो कवि भी और मंत्री भी। क्लियर हो रहा है ना? चलिए आते हैं आगे। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। संगीतज्ञ भी था, कवि तो था ही था, साथ साथ में संगीतज्ञ थी, बीना बजाता था, उसका शौक था। और एक सिक्के पे उसे बीना बजाते हुए दिखाया भी गया और उसके समय में एक सिक्के पर उसका फोटो बना हुआ है जिसमें वो बीना को बजाते हुए दिखाया गया। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार, कि बीना को बजाते हुए जो सिक्के पे दिखाया जाता है वो कौन से वंश के और किस शासक के बारे में बताता है? तो आपको बताना होगा गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के बारे में। क्लियर है? अगर ये पता रहेगा तभी तो बता पाइएगा, और क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। अगर एक बार इस तरीके से अगर पढ़ते हुए आगे निकलिए तो आपको मजा आ जाएगा। कुछ है ही नहीं इतिहास, बस लोगों ने हुआ बना दिया है और आप जो है डरे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर करप्टेड सॉफ्टवेयर चला गया है जिसकी वजह से सब क्या है बताइए, कौन सी बात आप इसमें याद रखिएगा? सब तो आपको याद हो चुका है। चलिए आते हैं आगे। बीना बजाते हुए दिखा दिया किसमें? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया सिक्के पे। नेक्स्ट है, इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान यानी कि वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। बौद्ध विद्वान था एक जिसका नाम था वसुबंधु, जिसको अपने मंत्री नियुक्त किया था। नेक्स्ट जो है, काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम जो है चंद्र प्रकाश मिलता है। तो कभी यह भी पूछ सकता है कि चंद्र प्रकाश किसके नाम से इंगित है या किसको कहा जाता था, ये किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो आपको बताना होगा समुद्रगुप्त के बारे में। या फिर यह पूछा जाएगा कि चंद्र प्रकाश, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसे कंफर्म है, क्योंकि ऐसे पूछा जाएगा तो कई की विकेट गिर जाएगी, क्योंकि याद किसी को नहीं रह पाएगा। लेकिन जैसे मैं पूछा हूं वैसे जरूर पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। काव्यालंकार सूत्र में ही क्या पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का नाम जो है चंद्र प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट जो है, समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में मालवा तक ये फैला हुआ था। और किसके टाइम में था? तो समुद्रगुप्त के टाइम में था। चंद्रगुप्त बताए, चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त। और अब दूसरा जो बोलने वाला हूं वो बोलने वाला हूं चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर अच्छे तरीके से पढ़ लो ना तो फिर द्वितीय रहे तृतीय रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शॉर्टकट में भागना चाहोगे तो फिर आज की 21वीं सदी की ऐसी कंडीशन बन चुकी है ना कि ग्रुप डी का एग्जाम निकालना दुश्वार हो जाएगा। और कमीशन का तो खैर भूल ही जाइए, सच बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। इनका टाइमिंग जो होता है 380 से लेकर 412 तक का। अब इसमें क्या होता है, समुद्रगुप्त के पश्चात जो है गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है। समुद्रगुप्त के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है। हालांकि इन दोनों शासकों के बीच जो है रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। और ऐसा पता चलता है कि इन दोनों शासक यानी समुद्रगुप्त का टाइमिंग और चंद्रगुप्त का टाइमिंग, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों के बीच में जो एक दुर्बल शासक का अस्तित्व का नाम आता है जिसका नाम रखा जाना जाता है रामगुप्त। याद रखना है बस इतना कि रामगुप्त है इसके बीच में। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम जो था वो था देव। द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय का देव, देवगुप्त, देवराज और देवश्री। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि देवगुप्त से किसको बुलाया जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, देवराज से चंद्रगुप्त द्वितीय को, देवश्री से चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये थोड़ा सा याद रखना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधि धारण की। किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसने नागवंश, वकाटक और कादम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बस जानने वक्त है कि नागवंश, वकाटक और कादम्ब राजवंश के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उस समय होता था, आप एक, आज तो भाई लॉ नियम उयम है ना कि भाई एक ही शादी कर सकते हैं। उस टाइम में क्या था कि अगर यहां पे जीतना है वहां शादी कर लो, वहां जीतना है वहां से शादी कर लो, वहां जीतना तो वहां, मतलब जहां से जीतना है बस शादी करते जाओ और उस क्षेत्र को अपने मिलाते जाओ। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया और जिसने एक कन्या प्रभावती गुप्त को पैदा हुई थी। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो नाग राजकुमारी कुबेर नागा से क्या किया, अपना विवाह किया और वहीं से कन्या की पैदा होती है जिसका नाम प्रभावती गुप्त है। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 389 ईस्वी में सकराज रुद्र सिंह पर जो है विजय प्राप्त करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किससे, तो सकराज रुद्र सिंह पे जब विजय प्राप्त किया तो इनका उपाधि जो धारण की वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देवी चंद्र गुप्तम, ध्यान रखिएगा, देवी चंद्र गुप्तम यानी कि विशाख दत्त एवं हर्षचरित्र चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया है। ऐसा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही कहा गया है सकारी। ध्यान रखिएगा, शकों पे जो शक थे उन पे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही जो है देवी चंद्रगुप्तम को जो है वो सकारी कहा गया है। सॉरी, नेक्स्ट जो है, वकाटकों के सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री जो है प्रभागुप्त का विवाह जो है वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में कर देता। अपनी पुत्री जो है प्रभावती को जो है उसकी शादी जो है वकाटकों का सहयोग पाने के लिए रुद्रसेन द्वितीय के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करता है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर। अब उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से जो है गुजरात, कठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया। किसने, तो प्रभावती गुप्त के सहयोग से ही गुजरात और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान नामक चीनी शासक भारत आया था। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, फिर से पूछा जाएगा कि जो फाहियान नामक चीनी यात्री जो आया था किसके टाइम में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। गुप्त वंश के स्थापना जिस समय गुप्त वंश चल रही थी उसी टाइम में फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। फाहियान का यात्रा वृत्तांत फोक्यो को, ध्यान रखिएगा, फोक्यो को गुप्त कालीन भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन जो है मिलता है। किसमें, तो फोक्यो, ये क्या था, फाहियान का यात्रा वृत्तांत में मिलता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात, जब समुद्रगुप्त की मृत्यु होती उसके पश्चात अनेक गणराज के द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इन गणराज्यों को पुनः विजय करके गुप्त साम्राज्य के अधीन जो है कर लिया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। अपने विजय के जो है परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल जो है साम्राज्य की स्थापना की और इसने साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसने अपना फैला था। किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्रा और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। अब जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि उज्जैनी आज के टाइम में कौन से राज्य में है, मुझे कमेंट करके चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो था वो कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। ध्यान रखिएगा, कला साहित्य का स्वर्ण युग किसके टाइम में था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम। अब यहां के बाद चलेगा कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, 415 से 454 तक चलेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात, जब चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके बाद उसका पुत्र जो है कुमारगुप्त प्रथम जो है वो सिंहासन पर बैठता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठता। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी जो है ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। और जो बड़ा पुत्र था वो कौन था, तो कुमारगुप्त था, इसीलिए उसे सिंहासन पर बैठाया गया था। कुमारगुप्त प्रथम का शासन
शांति और सुव्यवस्था का काल था। कुमारगुप्त प्रथम जो था उसका शासन जो था वो शांति का था, सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति प्रकाष्ठा पर थी। गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरीके से पराजित किया था। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरीके से रक्षा की, जो कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक ये फैला हुआ था। कुमारगुप्त के अभिलेखों या कहें तो मुद्राओं से ज्ञात होता है, कुमारगुप्त के अभिलेखों और मुद्राओं से ज्ञात होता है कि इसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य आदि जो है उपाधियां धारण की थी। किसने? तो कुमारगुप्त ने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधियां जो है कुमारगुप्त ने धारण किया था। कुमारगुप्त का प्रथम स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी था। जो कुमारगुप्त था वो स्वयं जो है वैष्णव धर्मानुयायी था, और किंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन भी किया था कुमारगुप्त ने। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो है कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। जितने भी गुप्त शासक के अभिलेख मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो किनके मिले हैं? तो गुप्त शासक जो थे कुमारगुप्त का मिला है। इसने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति के रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। किसने? तो कुमारगुप्त ने अधिक संख्या में मयूर आकृति के जो है रजत मुद्राएं शुरू किया था। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में ही दुनिया का प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके टाइम में होता है? तो गुप्त वंश के टाइम में होता है। उस समय शासन किसका होता है गुप्त वंश में? तो कुमारगुप्त का होता है। याद हो गया? अब कभी आपको लगता है कि भूल पाइएगा नालंदा विश्वविद्यालय, अगर भूल गए तो ऐसे याद रखिए कि यहां पे जो है कुमार लोगों को रखा जाता था, शादीशुदा लोगों को नहीं रखा जाता। एक ट्रिक बना लीजिए ना, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए कि शादीशुदा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था। वहां वही पढ़ेंगे जो अनमैरिड रहेंगे, क्योंकि वहां पे उस टाइम में जो है शिक्षा दी जाती थी। बात समझ रहे हैं ना? तो वहां शिक्षा जो दी जाती थी वो एक बस ट्रिप, हो सकता उस समय रहते थे, शादीशुदा भी रहते थे, लेकिन बस हमें याद करने के लिए कि कुमार लोग ही वहां पे रहते थे। क्लियर हो रहा ना? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसका प्रमुख भाग जो था वो रत्न रंजक, रत्न सागर और रत्नोदधि आदि थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय था। नालंदा उसका प्रमुख भाग जो है रत्न रंजक, रत्न सागर और रत्नोदधि इत्यादि थे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट में स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में क्या है? 455 से लेकर 467 ईस्वी पूर्व। पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। यानी कि पुष्यमित्र के आक्रमण के समय में ही जो है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है स्कंदगुप्त जाके सिंहासन पे विराजमान हो जाता है। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त किया और 12 वर्षों तक वहां पे शासन किया था। कौन? तो स्कंदगुप्त ने अपने पिता का जो है बदला लिया था पुष्यमित्र से। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि की उपाधि धारण किया था। कौन? तो स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। यह किससे पता चलता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जूनागढ़ के अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में ही भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सुदर्शन झील जो है टूट गया था। बांध उसका जो था वो टूट गया था। कौन से झील का बांध टूटा था? तो याद रखिएगा सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। तो यह कौन से अभिलेख से पता चला है? तो जूनागढ़ के अभिलेख से पता चला है। किसके समय में यह सुदर्शन झील का बांध टूटा था? तो स्कंदगुप्त के समय में। देख रहे हैं 4-5 क्वेश्चन कैसे निकलता है। तो आपको बस मुझे कमेंट करके यह बताना कि जो जूनागढ़ है इस टाइम में भारत के कौन से राज्य में है। नेक्स्ट, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य जो है सौराष्ट्र के गवर्नर जो है पर्णदत्त का पुत्र जो है चक्रपालित के द्वारा जो है संपन्न किया गया था। मतलब क्या? सुदर्शन झील का फिर से उसका पुनरुद्धार किया गया, फिर से उसे बनाया गया था। सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित के द्वारा इसे बनाया गया था। उसने झील के किनारे जो है विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवा दिया था। हुर्नों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हुर्नों का जो आक्रमण हुआ था वो जो है किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के ही टाइम में हुर्नों का आक्रमण होता है।
नेक्स्ट है स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुर्नों को क्या है, मल्लेच कहा गया है। ध्यान रखिएगा, स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार यह पता चलता है कि हुर्नों को मल्लेच कहा गया है। नेक्स्ट है स्कंद गुप्त के हुर्नों के आक्रमण की रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया था। यानी स्कंद गुप्त जो है हुर्नों का आक्रमण से रक्षा करने के लिए अपनी संस्कृति को बचाया था। किसने? यानी कि हुर्नों का आक्रमण किसके टाइम में? तो स्कंद गुप्त के टाइम में हुआ था। ये याद रखना सिर्फ। अपने शासन के अंतिम दिनों में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंद गुप्त ने अपनी राजधानी जो है अयोध्या को हस्तांतरित कर दिया था। तो अपने अंतिम समय में, अंतिम के दिनों के समय में जो है प्रशासन की सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंद गुप्त अपनी राजधानी अयोध्या जो है हस्तांतरित कर दिया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो भानु गुप्त था। इसके शासनकाल में सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरेन अभिलेख से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो श्री गुप्त था, और अंतिम तो भानुगुप्त था। याद रखिएगा, ठीक है ना, श्रीगुप्त और भानुगुप्त, और भानुगुप्त के ही शासनकाल में सती प्रथा का जो है पहला साक्ष्य एरेन अभिलेख में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुल्तानगंज यानी कि भागलपुर में है, भागलपुर जिले में पड़ता है। सुल्तानगंज में कांसे से निर्मित 2 मीटर की ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है गुप्तकालीन ही है। 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है और जो कि गुप्तकालीन माना जाता है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं भी श्री गुप्त में निर्मित थी। गुप्त साम्राज्य का 550 ईस्वी में जो है वो पतन हो गया था, और कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य को पूरी तरीके से पतन हो गया था, और गुप्त साम्राज्य 550 ईस्वी में पतन हो गया था, और कुमारगुप्त जो है तृतीय जो था गुप्त वंश का अंतिम शासक बनता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य जो है पूरी तरीके से पतन हो जाता है। हर्षवर्धन के समय में माधव गुप्त जो है वो मगध के सामंत के रूप में शासन करता था, और हर्ष का घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र भी था। कौन? तो ध्यान रखिएगा, माधव गुप्त था जो कि हर्षवर्धन के समय में जो है शासन भी करता था और एक घनिष्ठ मित्र भी था। हर्ष जब शशांक को दंडित करने हेतु गया तो माधव गुप्त के साथ गया था। उसने 650 ईस्वी तक वहां पे शासन भी किया था, 650 ईस्वी तक शासन किया था। हर्ष की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में अराजकता फैली, तो माधव गुप्त ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसके बाद हर्ष की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो है अजीब दोस्त, विश्वास पात्र दोस्त, घनिष्ठ मित्र जो माधव गुप्त है वो अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर लेता है। गुप्त काल में भूमि का राजस्व की दर समानता उपज का 6ठा भाग था। याद रखिएगा, गुप्त काल में भूमि का राजस्व का दर उपज का 6ठा भाग था। धर्म शास्त्रों में राजस्व का दर जो था वो 4/6 माना जाता था, और भागवत तथा वैष्णव धर्म का गुप्त राजाओं का शासनकाल में जो है चरमोत्कर्ष पे था, बहुत ऊंचाई पे था। भागवत कहिए या फिर वैष्णव धर्म कहिए, वो गुप्त राजाओं के शासनकाल में सबसे ऊपर था। गुप्त शासक की कला का विकास, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन अपनी उत्कृष्टता जो है चरम सीमा पे पहुंच गया था। इस काल में मंदिर जो है वास्तुकला की सर्वोत्तम उदाहरण थी। किस टाइम में? तो गुप्त काल में जो थी मंदिर वास्तुकला की सर्वोत्तम उदाहरण थी, और इसमें शिखर युक्त मंदिर यानी कि देवगढ़ और झांसी प्रमुख माना जाता है। पवाया का मंदिर या फिर कहे तो नागोद यानी खो में शिव मंदिर, या कहे तो शंकरगढ़ का मंदिर जो कि जब्बलपुर में है, आदि भी गुप्त काल का आकर्षण मंदिर में से एक था। गुप्त काल में चित्रकला भी अपनी वैभव, गौरव तथा तकनीक की जो है चरम सीमा पे पहुंच गई थी। अजंता के चित्रकारी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित थी। अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफाएं जो है वो तो पता ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 में गुप्त काल से संबंधित है। जो टोटल 29 है, लेकिन वहां पे 16, 17 और 19 को अगर देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं जो है गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्र, अगर गुफा नंबर 16 कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे गुफा नंबर 16 में मरनासन जो है राजकुमारी का चित्र जो कि मरी हुई अवस्था में पड़ी हुई है। और गुफा नंबर 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है जिसमें बुद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगने
मांगते और यशोधरा के द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है इसमें, गुफा नंबर 17 में, जातक कथाओं में। और इस गुफा में सिंहल के राज दरबार का भी इसमें चित्र है, इसी गुफा में सिंहल के राज दरबार का चित्र था। हमने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से आपको बता दें और इस तरीके से आपको सिखा दें कि गुप्त काल में अगर क्वेश्चन यहां से निकले तो किसी का गलत हो तो हो, पता नहीं, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और हम उम्मीद भी लगाते हैं कि आपका वाकई में गलत नहीं होगा। और अब अगर यहां से नहीं समझ पाए तो मैं नहीं कर सकता हूं, आप भी नहीं कर सकते हैं कि और कोई फिर समझा दे आपको। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को देखते वक्त कोई काम मत कीजिए, पूरे दिन दुनिया जहां से अलग हो जाइए। जिस समय देख रहे हैं उस समय पूरा का पूरा फोकस आप गुप्त काल में चले जाइए, तभी हिस्ट्री समझ में आएगा। वरना हिस्ट्री आपका ऐसा मजाक बनाएगा जो जिंदगी में कभी सपनों में नहीं सोचे होंगे। इसलिए हिस्ट्री के साथ मजाक नहीं, बल्कि हिस्ट्री के साथ प्यार करना सीखिए, तभी हिस्ट्री आपको मजा देगा। अदरवाइज तो फिर तमाशा तो समझ ही रहे होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़रूर अपना कमेंट दीजिए। कमेंट देने का मतलब ये नहीं कि आप हमें अच्छाई बताइए, हमें ये बताइए कि कैसा सुधार हो रहा है आपका, वो सुधार पहले कैसे थे अब कैसे हैं, या फिर और कोई वीडियो अगर चाहिए तो उस वीडियो के बारे में बताइए। इवन ये भी बताइए कि क्या और इसमें सुधार किया जा सकता है। आप भी अपना कुछ मुझे टिप्स दीजिए ताकि मैं भी उसको, इस सेशन को और बेहतर बता सकूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सारे स्टूडेंट का हो सके। और जाते जाते हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे आपकी लाइफ बेस्ट हो गई, हो सकता है आपके बदौलत किसी और की भी लाइफ बेस्ट हो सके। थैंक यू, नमस्कार।